अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। ज़ंदार-ए-ज़ात फ़ातिमा नियाज़ी, किस्त नंबर 25। नावल को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को बराए मेहरबानी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को नावल्स कैसे लग रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा और सबको रिकमेंड भी कीजिएगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। वो चमकीले ऊंट रंगीन लिबास में मलबूस दिखाई दे रही थी। घुटनों तक आता लिबास उसके जिस्म पर पूरी तरह फिट दिखाई दे रहा था। ताज़ा कटे बाल खुले थे, कंधों पर स्याह लेदर की किट जैकेट थी। हाथ में कीमती पर्स और ऊंची पेंसिल ही पहने हुए एक अंदाज से चलती इस पथरीली रविश पर चल रही थी। गले में पहना मोतियों का हार देखने पर बहुत कीमती दिखाई देते था। चेहरे पर मेकअप निहायत उम्दा तरीके से किया गया था। वो कुछ कदम चलते ही एक सिक्योरिटी चेक काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट सजा ली। सामने बैठे दो अरब गार्ड जिनके जिस्म पर जीएफएसआर का सिक्योरिटी यूनिफॉर्म था। मरहबा, उसने काउंटर पर हाथ रखते कहा। सामने खड़े दोनों एहलकार उसकी जानिब देखकर मुस्कुराए थे। मुझे याद है हम पहले भी मिल चुके हैं, दुबा ने गहरी मुस्कुराहट से कहते एक अब्रू उचकाई। इसका अरब लहजा अंग्रेजी की छाप देता नजर आ रहा था। मुझसे? कहाँ? एक सिक्योरिटी एहलकार यकदम उलझा, लेकिन उसके अंदाज में पुरजोशी थी। आखिरी दफा हम 2 मील दूर एक रेस्टोरेंट में मिले थे। इससे पहले भी मैं यहाँ आपको देख चुकी हूँ। खैर, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। तुबा ने खुश दिली से कहते अपना फ़ोन निकाला और एक निगाह अंदर डाली, यूं कि किसी को शक ना हो। सिक्योरिटी एहलकार ने ना समझते हुए भी इस बात में ज़ोर-ज़ोर से गर्दन हिलाई। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ, मेरी करीबी दोस्त यहाँ रहती हैं, लेकिन मुझे हर बार यहाँ आने पर सिक्योरिटी क्लीयरेंस से गुजरना पड़ता है। मेरी दोस्त कहती है मुझे यहाँ शनाख्ती कार्ड बनवा लेना चाहिए। तो बस सरसरी अंदाज में कहती अपना कीमती फ़ोन कान से लगाने लगी। आपकी दोस्त कौन है? क्या हम इनके बारे में कुछ इब्तदाई मालूमात हासिल कर सकते हैं? सिक्योरिटी एहलकार ने एक लैपटॉप अपनी जानिब खिसकाते हुए सवाल किया। जी हाँ, बिल्कुल। क्या उसे यहाँ खुद आने की ज़रूरत है या मैं सिर्फ नाम या पता बताकर कॉल करवा लूँ? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुबा ने किसी को कॉल मिलाते हुए कहा। इसका यही अपना ज़ाती सैलून है जो उसने हाल ही में अपने वालिद के ताल्लुकात इस्तेमाल करके ग्लैमरस कंपनी के नाम से बनवाया है। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। जाना फ़ातिह मोहम्मद नाम है इसका। तूबा ने हल्के मुस्कुराते हुए एक हाथ थोड़ी तरह रखते दूसरी एहलकार की जानिब देखा। वो भी दिलचस्पी से इसी को ही घूर रहा था। जाने फ़ातिह मोहम्मद। सिक्योरिटी गार्ड ने इस बात में गर्दन हिलाई। तूबा ने कॉल का स्पीकर ऑन करते काउंटर फ़ोन पर रखा। हाँ लारा, कहाँ हो? कब से इंतज़ार कर रही हूँ मैं। दूसरी तरफ खालिस अरबी लहजा सुनाई दिया। मैं यहाँ सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर हूँ, सोचा आज शनाख्ती कार्ड बनवा लूँ। क्या? फिर इन खबीसों ने तुम्हें रोका है? क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम किसकी बेटी की दोस्त हो? इनको तस्वीरें दिखाओ हमारी, मैं खुद आती हूँ। आज तो ये रोज रोज का तमाशा है। वो तेज तेज अरबी में सख्त सत सुना रही थी। सिक्योरिटी एहलकार बौखलाहट भरे अंदाज में एक दूसरे को देखने पर तोबा को देखने लगे। यार गुस्सा थूक दो, ये बेचारे तो बस अपनी ड्यूटी करते हैं। एक तो तुम जीएफएसआर के लोग भी ना, बस पर जगह अपने नाम की धाक बस हर जगह पर अपनी नाम की धाक बिठाए रखना चाहते हो। वो कहती हुई हंसी और फोन काट दिया और फोन की गैलरी खोलने लगी। दरअसल इसका मिजाज इसके बाप की दौलत और शोहरत ने जरा बिगाड़ दिया है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। अब खुद ही देख लो, अमेरिका से मुझे इस लग्जरी इवेंट में शिरकत के लिए बुलाया है। अच्छा, द क्लेवर ऑन भी मेहमान हैं। इनके मेहमान की लिस्ट है हमारे पास। क्या नाम बताया आपने? लारा जहांगीर। तोबा ने नाम बताते अपना फ़ोन उसकी जानिब खिसकाया। दूसरी सिक्योरिटी एहलकार अब इसके फ़ोन पर झुका तस्वीर देख रहा था। वो 6 से 4 लड़कियों की ग्रुप फ़ोटोज़ थीं, जिनमें से एक में हेज़ल भी मौजूद थी। एहलकार एकदम ही मरूब दिखाई देने लगा और साथ ही एहलकार को टहोका दिया। उसने भी झुककर इनकी तस्वीरों को देखा। चेहरे पर बेयकीनी और रश्क भरे तासुरात आए। उसने लिस्ट पर अब की सरसरी निगाह डाली। तूबा लिस्ट में अपना नाम पहले ही शामिल कर चुकी थी। एहलकार ने अब इस एक फॉर्म पकड़ाया जिसे तूबा ने मुस्कुराते हुए थामा और फोन अपने पर्स में डालकर फॉर्म पुर करने लगी। तक कब तक तैयार हो जाएगा? 2 घंटे में आ जा। नहीं, ये कल शाम तक तैयार होगा। दरअसल लिस्ट सिक्योरिटी हेड के पास जाती है, इसलिए कल तक आप ले लें। एहलकार ने खुशदिली से कहा, जिस पर तूबा ने इस बात में गर्दन हिलाई और उनसे हाथ मिलाकर अलविदाई कलमात अदा करती पलट गई। इसका रुख अंदर की जानिब था। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी।
वो भी जीएफएसआर रेजिडेंसी से निकलकर कुछ दूर ही पहुंची थी जब उसकी निगाह कुछ दूर खड़े हाशिर पर पड़ी। वो इसी को खामोश और गहरी निगाहों से देख रहा था। तो ने बेख्तियार अपने सन ग्लासेस उतारे। एक लम्हे को इसका एतमाद डगमगा गया, लेकिन अगले पल वो खुद को संभाल चुकी थी। उसने अपना फोन निकाल कर हाशिर का नंबर मिलाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने पहला सवाल यही किया। आपका इंतजार। दूसरी जानब रसानियत से कहा गया। तोबा का दिल बेख्तियार धड़का। दिल की शोखी भरी खुशफहमी पर उसने खुद को डपट दिया। मैं घर आ रही थी। उसका लहजा धीमा था। फिर वहीं मिलते हैं। वो कान पर हाथ लगाकर स्पीकर ऑफ करता मुखालिफ सिमत में बढ़ने लगा। तुबा फोन कान से लगाए नाक की सीध में चलने लगी। तुबा अपने कमरे में अपना लिबास तब्दील करने गई थी। वो चारों लिविंग रूम में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। हनैन, मनान और अरीब के चेहरों पर तजस्सुस था, जबकि हाशिर पुरसकून दिखाई दे रहा था। तभी तुबा छोटे कटे बालों को जूड़े में लपेटती बाहर आई। सबसे पहले तो माजरत कि मुझे यूं अचानक बगैर बताए ये सब करना पड़ा। वो इसलिए कि अभी मेरी रिसर्च मुकम्मल ही हुई तो, और मैं बताने ही वाली थी कि इमरजेंसी में मुझे इस टास्क का रिस्क लेना पड़ा। वो कहते हुए बैठी। हाशिर ने समझने के अंदाज में गर्दन हिलाई। वो अपना लैपटॉप खोलने लगी। जीएफएसआर रेजिडेंसी की मेन लोकेशन के इर्द गिर्द ही कहीं ट्रैफिक का सिस्टम मौजूद है, जिसमें ज़्यादातर तुर्की तादाद पाकिस्तानियों की है। इसके लिए मैंने कंट्रोलिंग सिस्टम का एक्सेस दिया, जिसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। कंट्रोलिंग सिस्टम में एक अलग सिस्टम है जो ट्रैफिकिंग को कंट्रोल कर रहा है। मैंने इस रूट का पता भी लगा लिया, और वो रेजिडेंसी में बगैर किसी चेकिंग के दाखिले के लिए मुझे मेंबरशिप कार्ड की ज़रूरत थी। वो भी मैंने हासिल कर लिया है। वो इन सब की जानिब देखते हुए कह रही थी। इस रूट को हम जीएफएसआर रेजिडेंसी से रीड नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास मेंबरशिप कार्ड ही क्यों ना हो। हाशिर ने नरमी से कहा। किस तुबा, आपने अच्छा काम किया, बहुत बेहतरीन। मैं जानना चाहूँगा कि आपने मेंबरशिप कार्ड कैसे हासिल किया? इसने ठोड़ी पर मुट्ठी जमाते नरमी से पूछा। तुबा एक पल को चुप रही और फिर कुछ सोचते हुए जवाब दिया। रेजिडेंसी में एक लड़की रहती है जिसका सौतेला बाप जीएफएसआर का एक अहम बंदा है। मैंने इसी का इस्तेमाल करके कार्ड हासिल किया। क्या आपको यकीन है कि वो लड़की कोई मसला पैदा नहीं करेगी? हाशिर ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सवाल किया। नहीं, वो एक बेवकूफ़, जल्दबाज़ और डरपोक लड़की है, और मैंने कार्ड हासिल करने के लिए इसी का रूप इख्तियार किया। यानी एक ऐसी लड़की जो फ़ैशन की दुनिया में नाम कमाना चाहती हैं। तुबा ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। वैसे ये फ़ील्ड भी बुरी नहीं थी तुम्हारे लिए। ये तुम किस फ़ील्ड में घुस आई हो तुबा? जामनी और परकटे बालों का शौक लेकर। अरीब ने इसके नई नकोर हेयर स्टाइल पर चोट करते कहा, जिस पर तुबा ने एक सख्त निगाह अरीब पर डाली। मैं न होती तो तुम जैसे लकीर के फ़कीरों का क्या होता, जो घूम भर कर एक ही लकीर पीट रहे थे? उसने तुड़क कर जवाब दिया। हाशिर ने इन दोनों पर सरसरी निगाह डाली और बोर्ड मारकर लिए वहां से उठ गया। जीएफएसआर रेजिडेंसी पिछले कुछ सालों से मेरे टारगेट पर थी। हाशिर ने बोर्ड पर एक तस्वीर बनाते कहा। तुब्बा ने चौंक कर हैरत से हाशिर की जानिब देखा। मुझे शक था कि कुछ है जो जीएफएसआर रेजिडेंसी की आड़ में छुपा हुआ है। आप पहले से जानते थे? तुब्बा खुद को कहने से रोक न पाई। हाशिर ने फकत आहिस्तगी से इस बात में गर्दन हिला दी। तुब्बा साकत से इसके मुतमईन और पुरसकून चेहरे को देखती रही। इस खुफिया जगह को रेजिडेंसी से टारगेट करना मुमकिन नहीं, इसलिए मैं दूसरे रास्ते की तलाश में था, जहां से हम इसे टारगेट कर सकें। मैं पिछले कई अरसे से इस रास्ते को ढूंढ रहा था, जो बराह रास्त जीएफएसआर रेजिडेंसी की जानिब आता हो, लेकिन किसी के इस्तेमाल में ना हो। पर ऐसा कोई रास्ता नहीं था। आशिक खामोश हुआ और पलटकर उसकी जानिब देखा। मैं कुछ नहीं समझा, उन्होंने उलझनामेज अंदाज में कहा। मैंने शारजा की यहाँ सड़क का मुआयना किया, रेगिस्तानी इलाकों को कवर किया, समंदर वाला ऑप्शन चेक किया, हवाई ऑप्शन देखा, लेकिन जो कंटेनर्स रेजिडेंसी में दाखिल होते हैं वो यहाँ से निकलते हुए नजर नहीं आए। तो वो जाते कहाँ हैं? अरीब ने हैरत से सवाल किया। बेसमेंट रूट। हाशिर ने मार्कर से एक शक्ल बनाई। वो सब चौंके और कदरे आगे होकर बैठे। जमीन के नीचे एक सड़क? तुबा ने हैरत से कहा। इसका मुंह खुला रह गया। हाँ, एक सड़क है जो खुफिया तौर पर बनाई गई है। कानून को धोखा दिया जा सकता है, इदारों को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन अवाम ज़्यादा अरसे तक ये सिलसिले बर्दाश्त नहीं करती, और मज़ाहमत होती है। और इन मुस्तकबिल की मज़ाहमती तरीकों से बचने के लिए बहुत चालाकी से उसे अपना रास्ता बनाया गया है, जो शारजाह के सुनसान रेगिस्तानों के एक किनारे से होकर बंदरगाह तक जाता है। ऐसी जगह जहाँ कानून और इदारे तो मौजूद हैं, लेकिन अवाम नहीं। दैट्स ह्यूज, मनान ने पुरजोशी से कहा।
हमारी मालूमात का दायरा कार वसी तो हो रहा है, लेकिन हम कार्रवाई कब करेंगे? अरीब ने घुटनों पर हाथ रखते बेसब्री से कहा। जितनी ज्यादा मालूमात होगी, उतनी आसानी से टारगेट हमारी गिरफ्त में आएगा। हाशिर कहते हुए अपनी आस्तीनें मोड़ने लगा। तूबा उसे खामोशी से देखती रही। वो कुछ सोच रही थी। कोई गहरी सोच थी, जिसने इसकी जात का अहाता किया हुआ था। दफतन हाशिर की निगाह इस पर पड़ी। तूबा की निगाहों का मरकज हाशिर था, लेकिन सोच कहीं और परवाज कर रही थी। हाशिर ने एक खामोश और गहरी निगाह इस पर डाली। हाशिर के यूं देखने पर तूबा चौंकी और अपनी कुछ लम्हों पहले वाली बेख्याली पर बेख्तियार शर्मिंदा हुई। कुछ कहना चाहती हैं मिस तूबा? हाशिर ने नरमी से सवाल किया। हाशिर के सवाल पर मनान और अरीब ने तूबा की जानिब देखा। हमारा मेन टारगेट कौन है? तूबा ने सवाल किया। इसके सवाल पर सबने उसे उलझन भरी निगाहों से देखा। हमारी टारगेट जीएफएसआर की आड़ में छुपा वो चेहरा है जो सारी दुनिया को कारोबार का झांसा देकर काले धंधे की चादर को 7 खित्तों में फैला रहा है। यह मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। वो सांस लेने को रुका। वो सब बगौर उसे सुन रहे थे, बल्कि हर उस बेबस इंसान का है जो इस माफिया की भेंट चढ़ रहा है। वो बच्चे जो बेचे जा रहे हैं, वो औरतें जिनकी इज्जतें पामाल हो रही हैं, वो इंसान जिनके अज़ाब बेचे जा रहे हैं, वो माएँ जिनके बच्चे मंशियात की लत में मुब्तला हैं। उसने मारकर बंद करते साइड रैक में डाला और दोनों हाथ सीने पर बांधे। इन चारों की जानिब देखा। वो शैतानी अमल जिनके लिए इंसानी दिलों का इस्तेमाल होता है, वो काले अमल करने वाले जिन्हें इंसानी खून दरकार होता है, वो काले अमल करने वाले जिन्हें नौमौलूद बच्चों की कुर्बानियां दरकार होती हैं। अब चाहे इसके पीछे जो भी हो, हम इन्हें दबोच कर ही दम लेंगे। कम से कम इस बार मैं इन्हें दबोचे बगैर वापस नहीं जाऊंगा। इसका लहजा धीमा लेकिन चट्टान सी मजबूती लिया हुआ था। इसकी गहरी से आंखों की सतह पर उभरी हुई सुर्ख रगें उसके अज़म की दास्तान सुना रहे थे। मेरी कुछ बातें सब अपने ज़हन में बिठा दें। दुश्मन के मुकाबले पर उतरने से कब्ल अपने दिल पर पत्थर रख दो, ताकि जब ट्रिगर दबाने का वक्त आए तो दिल ना कांपे। दूसरी बात, हम यहाँ एक-दूसरे के लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए आए हैं। इसलिए ज़ाती मामलात अपने दिल तक रखें। मेरे मामलात मुख्तलिफ हैं। मेरा कोई अमल मुख्तलिफ लगे तो वो सिर्फ़ इंसानियत या मेरी ज़ाती तरजीहात हो सकती हैं। उसे संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं। तोबा ने सर उठाकर अब के हाशिर की जानिब देखा। अरीब की भी इसी की जानिब ही देख रहा था। तोबा ने सर झुका लिया। जा रहे हैं तो पहले ये तय करके जाना है, या करके आएंगे या मर के आएंगे। जंग में जीत उसी को मिलती है जो मौत के खौफ से आज़ाद होकर मैदान जंग में उतरता है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि जीत कर वापस आए या शहीद होकर। वो सब इसकी बातें गौर से सुनकर इस बात में सर हिलाते रहे। एक बात मजीद याद रखिए, शहीद की कभी हार नहीं होती। वो वापस जीत कर आए या परचम में लिपट कर अमर ही रहता है, फातेह ही कहलाया जाता है। वो सब नम निगाहों से उसकी जानिब देखते रहे। इसके अल्फाज इनका हौसला बढ़ा रहे थे। सुनहरे फानूस वाले इस वसी और अरीज हालनुमा कमरे का ग्लास डोर खिसकाया गया तो गोल्डन फॉक्स अपने चेहरे का मास्क हटाता अंदर दाखिल हुआ। कमरे में 6 से 7 अफराद मौजूद थे जो इसके इस्तकबाल के लिए उठे थे। गोल्डन ने इन सब से हाथ मिलाया। एक जानब स्याह वर्दी में मलबूस 2 बेरे खड़े थे। गोल्डन ने अपना कोट उतारकर एक जानब फेंकने के अंदाज में रखा और सोफे पर बैठते ही पीछे की तरफ टेक लगाकर टांग पर टांग चढ़ा ली। वो सब रूसी जबान में एक दूसरे से रस्मी कलामात अदा करने के बाद किसी मामले पर गुफ्तगू करने लगे। वो कई मिनट तक आम अंदाज में करते रहे और फिर देखते ही देखते बातें बहसो मुबासे में बदल गईं। गोल्डन के चेहरे पर तनाव और गुस्सा उतर आया। वो सीधा होकर बैठा। उसकी आवाज भी कुछ बुलंद हुई थी। दफातन गोल्डन ने झटके से मेज पर हाथ मारा और अपना कोट लिए उठा और हाथ झुलाकर तल्खी से रूसी जबान में कुछ कहता इस सुनहरे फानूस वाले हाल नुमा कमरे से निकल गया। शारजा के रेगिस्तानी इलाके के पार मौजूद अजीम शान महल नुमा रिसार्ट पूरी शान से खड़ा था। जब से शेर यहाँ आया था आम आमदोरफ्त ममनू थी। इस वक्त भी रिजॉर्ट स्टाफ के अलावा फ़कत जीएफएसआर के कमांडोज मौजूद थे। वो ऊपरी मंजिल पर बने अपने अपार्टमेंट में मौजूद था। इसके कमरे के पर्दे गिरे हुए थे। कमरे में नीम अंधेरा फैला हुआ था। वो सुरमई रंग की कॉटन की शर्ट और सफ़ेद घुटनों से ऊपर आती शॉर्ट पहने सोफे पर आगे की जानिब झुका बैठा था। सामने ही इसका खास लैपटॉप मौजूद था जिस पर एक ऑडियो कॉल चल रही थी। दूसरी तरफ से आती आवाज़ को वो बहुत तवज्जो से सुन रहा था। इसकी आंखों में पुरसोच से तासुरात झलक रहे थे। एक हाथ ठोड़ी पर टिका था, दूसरा मेज पर टिका था। कमांडर, किसी ने दूसरी तरफ से उसे पुकारा। सुन रहा हूँ, उसने जवाब दिया। हमें क्या करना चाहिए? एक सरगोशीनुमा आवाज उसकी समाज से टकराई।
میرے اگلے حکم کا انتظار کرو، شیر نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کا سایہ تھا۔ کچھ لمحے گزرے تھے جب ڈینیل نے اسے بیل دی۔ اس نے مائکروفون اٹھا کر کان سے لگایا۔ بولو ڈینیل۔ شیر کا انداز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ ماسٹر، آپ 2 میٹنگز مس کر چکے ہیں، تیسری آدھے گھنٹے میں ہے۔ ڈینیل نے محتاط انداز میں اطلاع دی۔ میں تیار ہو کر تمہیں اطلاع کرتا ہوں، شیر نے کہہ کر مائکروفون اتار کر میز پر دھر دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد واپس آیا تو جسم پر بھورے رنگ کا سوٹ تھا۔ بال جو پہلے سے کچھ بڑھ چکے تھے سلیقے سے بنے ہوئے تھے۔ اس کی پاکٹ واچ کی زنجیر اس کے کوٹ کی جیب سے ہلکی سی جھانک رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں چمڑے کے سیاہ دستانے پہنے وہ اپنا ماسک لگا رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے لڑکے۔ دوسری طرف گولڈن تھا، لہجہ کسی بھی جذبے سے عاری محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، پہنچو، پھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شیر نے لہجہ دھیما ہی رکھا۔ میں کل صبح تک پہنچ جاؤں گا اور میرے آنے سے پہلے شارجہ سے ایک قدم بھی باہر مت نکالنا۔ شیر کی بھویں بھیج گئیں اور آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ یہ حکم ہے یا دھمکی؟ شیر نے برفی دل لہجے میں ایک ابرو اچکا کر سوال کیا۔ جو سمجھ لو۔ دوسری طرف سے وہی بے رخی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر 10 دن بعد میری روس سے واپسی پر ملاقات ہوگی، شیر نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ اگلے ہی پل فون دوبارہ بجنے لگا۔ شیر نے فون نظر انداز کرتے میز پر اچھالنے کے انداز میں رکھا اور وارڈروب کے پاس آتے جھک کر دوسرا فون نکال کر ایک نمبر ملایا۔ جی بھائی، کہاں ہو؟ شیر نے سوال کیا۔ میں یہیں شارجہ میں ہوں، دوسری طرف سے غازی بولا۔ میں رات کو تاشقند کے لیے نکل رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، شیر نے کہا۔ کیوں؟ دوسری طرف سے غازی نے حیرت سے سوال کیا۔ کیوں سے کیا مراد ہے؟ شیر نے اسے جھڑک دیا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ آپ اور کون؟ میں، تم اور احمر۔ احمر؟ غازی نے دوبارہ سوال کیا۔ اب کی بار لہجے میں خوف تھا۔ شیر کے لہجے اور انداز کا برفیدہ پن اسے خوف زدہ کر دیا۔ ہاں احمر، میں، تم اور احمر، میں دونوں کو کزان چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا اپنی نگرانی میں، سنا تم نے؟ کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہا، جہاں آپ ہوں گے میں وہیں رہوں گا۔ دوسری طرف غازی جیسے بدک گیا ہو، لہجے میں احتجاج سا پیدا ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کچھ ہوگا، لیکن میں تم دونوں کو وہاں لے کر جا رہا ہوں۔ میں کوئی بچہ نہیں ہوں بھائی، میں بھائی کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا غازی، شیر نے درستی سے کہا۔ میں جس حیثیت سے بھی بات کر رہے ہیں میری بھلا سے، میں کہیں نہیں جا رہا، اللہ حافظ۔ شیر اسے پکارتا رہ گیا لیکن وہ مزید کچھ سنے بغیر فون رکھ گیا۔ شیر نے لب بھینچتے فون بند کیا اور وارڈروب کے خفیہ خانے میں پٹک کر وارڈروب بند کر دی۔ اسی پر اس کا فون پھر بجنے لگا۔ اس نے میز کے قریب جھک کر اسکرین دیکھی۔ ڈینیل کا نام دیکھتے اس نے مائکرو فون اٹھایا۔ ماسٹر، میں تیار ہوں، اندر آؤ اور میرا بریف کیس ریڈی کرو، شیر نے حکم دیتے فون بند کیا اور اپنا ذاتی لیپ ٹاپ اٹھا کر وارڈروب کی نچلے دراز میں رکھتے اسے لاک کیا۔ چہرے پر ہنوز گہری سوچ کا سایہ تھا۔ ایک عجیب سی کشمکش تھی جو اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ ڈینیل نے اندر داخل ہوتے اس کے چہرے کے تاثرات جانتے اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بریف کیس پیک کرنے لگا۔ ماسٹر، بگ باس کی کال، دفع کرو اسے، شیر نے تلخی سے کہا، دونوں ہاتھ پتلون کی جیب میں اڑس لیے۔ ڈینیل نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، پھر بریف کیس اٹھا کر اس کے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ شیر نے قدم آگے بڑھاتے اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے باہر نکل گیا۔ ڈینیل بھی اس کے پیچھے دبکا۔ ڈینیل کے چہرے پر سنجیدگی اور خوف کے تاثرات تھے۔ شیر کا یہ انداز اس کی روح قبض کیے ہوئے تھا۔ وہ لفٹ میں کھڑے کھڑے کنکھیوں سے اس کی آنکھوں کے تاثرات جانچتا رہا، پھر قدرے ہچکچا کر پوچھا، ماسٹر، آپ ٹھیک ہے؟ ہاں، شیر نے سنجیدگی سے مختصر جواب دیا اور لفٹ رکنے پر تیزی سے باہر نکل گیا۔ جی ایف ایس آر ریزیڈنسی کے اندر بنے اس عظیم الشان ہوٹل کے باہر ان گنت سائن بورڈ لگے تھے۔ چہل پہل بھی معمول سے زیادہ تھی۔ ہر ایک شخص جلدی میں نظر آ رہا تھا، ہر ایک کے ہاتھوں میں سامان دکھائی دے رہا تھا۔ سیکیورٹی بھی معمولی سے زیادہ تھی۔ دی گلیمر گالا کا بڑا سا پینافلیکس دور سے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ اندر ہی ایک انتہائی وسیع ہال میں کئی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ہال کے اوپری حصے پر ریلنگ کے پاس صوفیہ اور ہیزل ریچل کے ساتھ کھڑی تھی۔ تم شو سٹاپر سے ملی؟ صوفیہ نے ہیزل کی جانب دیکھتے سوال کیا۔ وہ کب آئی؟ ہیزل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کچھ دیر قبل ہی روئے کی سی او میلینا گورڈن کے ساتھ یہاں پہنچی ہے، صوفیہ نے اطلاع دی۔ اس کے انداز میں سرد مہری تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے چند لمحے توقف کیا۔
क्या तुमने जो कहा था तुम उसके लिए पुरयकीन हो? हेज़ल के चेहरे को बखौर देखते उसने आवाज़ कुछ धीमी कर ली। रिचल, तुम्हें मैंने जन्नत के बायोडाटा का कहा था। कुछ मिला? हेज़ल ने अपनी असिस्टेंट से सवाल किया। उसने फ़ौरन नफ़ी में गर्दन हिलाई। सॉरी मैम, डॉक्यूमेंट्स हासिल नहीं कर सकी मैं। तुम कभी कोई काम ढंग से नहीं करती। हेज़ल की एकदम तल्ख़ी से बोली, जिस पर रिचल माज़रत करती सर झुका गई। अगर ऐसी बात होती तो अमर ज़िक्र तो करता। सोफ़िया ने रेकिंग पर हाथ फेरते कहा। तुम्हारी भूल है। उसने जन्नत को पिछले 15-16 सालों से जाने किस कुएं में छुपा कर रखा। कोई नहीं जान सका। तो वो क्यों बताने लगा कि उसकी एक बेटी है? किसकी एक बेटी है? उसी पर अमिश उनके करीब आ रुका और सोफिया के कंधे पर बाजू फैलाते दोनों की जानिब सवालिया अंदाज में देखा। तुम्हारी। सोफिया ने उसका हाथ हटाते संजीदगी से कहा। अमिश ने कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर ना करते गहरी सांस ली। मेरी बेटी का यहाँ क्या जिक्र? तुम्हारी बेटी है कोई? सोफिया ने सर्द मुहरी से पूछा। अब ये मत कहना कि तुम जानती थी। तुम नहीं जानती थी, अमिश ने हंसते हुए कहा और रेलिंग के करीब आया। हेजल ने अबरूज खाकर अमिश के अंदाज को बगौर देखा। मैं अभी उसी से मिलकर आ रहा हूँ, अमिश ने दोनों की जानिब देखते कहा। हेजल के चेहरे का रंग पल भर में बदला था। उसने गहरी निगाह अमिश के चेहरे पर डाली। मुझे तो मिलवाया ही नहीं तुमने। उसने लहजे की तलखी को कम करते कहा। मिल लेना, यही है। अमिश ने उसी के अंदाज में जवाब देते सूफिया पर मुस्कुराती निगाह डाली और इसका गाल थपथपाता आगे बढ़ गया। सूफिया और हेजल के दरमियान खामोश गहरी निगाहों का तबादला हुआ था, जबकि राहदारी की जाने बढ़ते अमिश के चेहरे के पुरसकून तासुरात उलझन में बदले थे। उसने बेख्तियार पेशानी पर चमकता पसीना पोंछा। अगले ही पल उसे वो लम्हात याद आए जब जन्नत ने 3 फैशन इंडस्ट्रीज के अहम लोगों के सामने उसके मिले बगैर उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद किया था। 10 मिनट कब्ल की बात थी जब वो जन्नत के आने की इत्तला पाकर उसके कमरे की जानिब आया था। कमरे का दरवाज़ा उसे देखते ही खोल दिया गया। वो वहीं गेट पर खड़ा था जब उसने जन्नत के साथ एक मारूफ मेकअप आर्टिस्ट और एक मशहूर ब्रांड के मैनेजर को खड़ा देखा। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और जन्नत की जानिब देखकर मुस्कुराया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जन्नत की दुरुस्त और सर्द आवाज़ में गुस्सा था। मैं कुछ बात करना चाहता था। उसने लहजे को धीमा रखा। मिस्टर अमिश, मुझे हरासा करना बंद करें, प्लीज़। जन्नत ने तेज लहजे में हकारत से कहा। इसके पास खड़े लोगों के चेहरों पर हैरत और बेयकीनी के तासुरात रकम थे। जन्नत ने तेजी से आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से दरवाज़ा अमिश के मुंह पर बंद कर दिया। अमिश वहीं दरवाजे पर पत्थर की मूरत बना खड़ा रह गया। अमिश झुरझुरी लेता ख्यालात से बाहर आया और गहरी सांस ली। आखिर ये लड़की चाहती क्या है? वो अपने आप में बुड़बुड़ाया और पैंट की जेबों में हाथ डालता आगे बढ़ता गया। हेज़ल अपना लॉन्ग कोट उतार कर रिचल को पकड़ाती नीचे की जानिब बढ़ रही थी ताकि मज़ीद मामला दे सके, लेकिन इससे कब्ल ही उसका फ़ोन बजने लगा। उसने बेसारी से रिचल की जानिब देखा और फ़ोन उसे लेकर नंबर देखा। स्क्रीन पर बिग बॉस चमकता देखकर वो वहीं रुक गई। उसके तासुरात एकदम एक पल को बौखलाहट में बदले, लेकिन अगले पल उसने खुद को सँभाल लिया और फ़ोन कान से लगाया। कहाँ हो? दूसरी जानिब से संजीदगी से पूछा गया। मैं होटल में हूँ। फैशन फीस्ट है आज शाम, याद है ना? शेर के पास जाओ। दूसरी जानब से उसकी बात को यकसर नज़रअंदाज किया गया। लहजा कदरे खुश्क और संजीदा था। डैड, मैं मसरूफ़। मैंने कहा शेर के पास जाओ। दूसरी जानिब से गुर्राहट उभरी। ओके। हेज़ल ने तेवरी चढ़ाते कहा और फ़ोन काटा। खुशीले अंदाज में रिचल को पकड़ाकर पलटी। रिचल इसके चाराहाना अंदाज पर ख़ाइफ़ सी होकर उसे देखती रही। यहीं रहो तुम और मामलात पर नज़र रखना। हेज़ल ने उसे हुक्म दिया और अपना कोट उसके हाथ से छीनकर हील बजाती तेज़ी से वहाँ से चल दी। रिचल वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही, फिर थकी-थकी सांस खारिज करती मुखालिफ सिमत में बढ़ती रही। इन लोगों के साथ काम करना कितना मुश्किल है, वो दिल ही दिल में बड़बड़ाई थी। ये लिस्ट है, इसे पब्लिश करने के साथ-साथ इन तमाम लोगों को मुअत्तली खतूत जारी कर दो। शेर ने लिस्ट दरमियान में रखते संजीदगी से कहा। वहाँ बैठे हर एक नफूस को सांप सूंघ गया था। सबके सब हैरत और उलझन के साथ खौफ का भी शिकार दिखाई देते थे। डैनियल अब इसका ब्रीफकेस बंद करने लगा। शेर ने अपनी पॉकेट वॉच पर निगाह डालते उसे कोट की जेब में रखा। हैव अ गुड डे। ये कहते बाहर की जानिब बढ़ा, तब ही सामने कॉन्फ्रेंस रूम में ही हेजल दाखिल हुई। हेलो, हेजल ने उसे देखते कहा। शेर ने सरसरी निगाह इस पर डालते अस्पात में गर्दन हिलाई और बाहर निकलने लगा। हेजल इसके हमराही बाहर निकलती इसके हम कदम हुई। डैड इज कॉलिंग मी फॉर यू।
He has something to talk about. उसने अपना फ़ोन शेर की जानिब बढ़ाते धीमे लहजे में कहा। आखिरी बार की मुलाकात के बाद से वो कुछ ख़ाइफ़ और मुहतात थी। अगर मुझे तुम्हारे डैड से बात करनी होती, तो मैं अपने फ़ोन से भी कर सकता था। हर बार वो तुम्हें यूँ भेज देता है जैसे कि मैं इंतज़ार में होता हूँ तुम्हारे फ़ोन से इसको जवाब देने के लिए। वो सर्द मोहरी से कहता आगे बढ़ गया। क्या पता, कोई ज़रूरी बात हो? हेज़ल ने उसकी आँखों में झाँकते कहा। होती रहे। वो कह रहे हैं कि उनके आने तक मैं तुम्हें कहीं भी जाने से रोकूँ? हेज़ल ने झिझकते हुए कहा। क्या तुम रुक सकती हो? शेर का अंदाज आज अजीब था, बेहद अजीब, मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने की हद तक अजीब। हेज़ल झुरझुरी लेकर रह गई। मुझे चलना चाहिए फिर, वो कहकर एक तरफ बढ़ने लगी और फिर एकदम रुकी और शेर की पुश्त को देखते एक पल को कुछ सोचा। फिर उसे पुकारा, क्या तुम आज शाम ग्लैमर गाला में आओगे? उसने सवाल किया, जिस पर शेर ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ने लगा। जन्नत होगी वहाँ? हेज़ल की आवाज़ अब की बुलंद थी। शेर अनसुनी करता आगे बढ़ता गया। हेज़ल के अब्रू इकट्ठे हुए। चेहरे के तासुरात में उलझन उतरी। डैनियल ने गर्दन घुमाकर हेज़ल की जानिब देखा, फिर खुद भी तेज़ कदमों से आगे बढ़ता गया। हेज़ल दोनों हाथ कोट की जेब में डालती पलट रही थी, जब इसका फ़ोन बजने लगा। उसने बेज़ारी से नफ़ी में गर्दन हिलाते फ़ोन कान से लगाया। कहिए डैड, शेर कहाँ है? दूसरी तरफ से पहला सवाल यही था। हेज़ल ने बड़ी गहरी सांस ली थी। एक उकताहट सी उसके अंदर पैदा हुई। वो चला गया डैड, मेरी कोई भी बात सुने बगैर। उसने बेहद आस्तगी से कहा था। तुमने उसे डैड, हेज़ल ने एकदम खफगी से बाप को पुकारा। दूसरी तरफ लम्हाती सकूत उतरा। आप जानते हैं वो वही करता है जो इसका दिल चाहता है, हमेशा से। वो कभी मेरे उसके पास जाकर आपका पैगाम पहुंचाने को संजीदगी से नहीं लेता, कभी भी नहीं। आप अपने और शेर के दरमियान मुझे सालसी किरदार निभाने के लिए जोर मत दिया करें। मैं अब शेर के आसपास जाने के ख्याल से उकता जाती हूँ। उसका लहजा इस पर सरासा लड़खड़ाया था। अपने और इसके मसले खुद हल कर लिया करें, प्लीज़। उसने इल्तिजाई अंदाज अपनाकर दूसरी जानिब से कुछ सुने बगैर कॉल काट दी और चंद लम्हे गहरी सांस लेती राहदारी के इख्तिताम पर ग्लास वॉल के करीब चली आई। बाहर के मंजर पर एक निगाह डाली। शाम करीब थी। आसमान नारंगी रोशनी से चमकता दिखाई दे रहा था। कुछ पल वहीं खड़ी रहकर वो बाहर आसमान को तकती रही। फिर कोट की जेबों में हाथ डालते मुखालिफ समत में बढ़ने लगी। उसके चेहरे के तासुरात अब नॉर्मल थे। शारजा के इस आम से इलाके में वाक़ अपार्टमेंट का माहौल मामूल से कुछ हटकर अफरा-तफरी का शिकार लगता था। हाशिर के सिवा सभी कुछ परेशान और ज़रा घबराए हुए से लगते थे। तूबा अपने स्याह लंबे जूतों के अंदर नन्हा सा खंजर अड़सती सीधी हुई तो सामने हाशिर को खड़ा पाया। पिस्टल रख लें, हाशिर ने उसे हिदायत दी। मैं कौन सी रखूं? अरीब ने सवाल किया। तुम ऑटोमेटिक रखो, हाशिर ने कहा। कुछ फासले पर मनान नक्शा मेज पर फैलाए बैठा था। हनैन लैपटॉप पर झुका तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। इन सब के चेहरों पर अज़्म और जोश के अलावा एक और एहसास भी था, जिसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता था। अंदेशे, घबराहट और हिम्मत की आमेज़िश का रंग, जो हर उस सिपाही की आंखों में चमकता और तासुरात से झलकता है, जो अपनी ज़िंदगी और मौत का किस्सा रब कायनात पर छोड़कर वतन और फ़र्ज़ की खातिर मैदान में उतरने की तैयारी में होता है। मैं पहले चाहूँगा, सब मुझसे राब्ते में रहें। शारजाह की फ़िज़ाओं में शाम होते ही हल्की-सी खनकी उतर आई थी। खुनकी उतर आई थी। जीएफएसआर रेज़िडेंसी का अहाता तेज़ रोशनियों में नहाया हुआ था। बेशुमार गाड़ियाँ और हर रंग और नस्ल के लोगों का हजूम सा था जो अंदर और बाहर की जानिब मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ़ थे। वसी और इस होटल की लॉबी और राहदारी में होटल वर्कर्स मखसूस टी-शर्ट और आईडी कार्ड्स पहने तेज़ी से कामों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे थे। एक जानिब मीडिया के लोग थे जो अपनी तैयारियों में मगन थे। मरकज़ी इवेंट हॉल को सफ़ेद और सुनहरे थीम के मुताबिक सजाया गया था। दरमियान में सफ़ेद रैंप बनाई गई थी। दोनों जानब कतार से मेज़ें रखी गई थीं। रफ्ता-रफ्ता हाज़रीन इवेंट हॉल में दाखिल होते दिखाई दे रहे थे। नशिस्तों पर धीरे-धीरे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। बेरे ट्रालियाँ लिए हर नशिस्त के करीब से गुज़रते कुछ पल रुकते, फिर आगे बढ़ते रहे थे। दफ़तन वो अंदर दाखिल हुआ। दराज़ कद, मज़बूत जिसामत तमाम लोगों में नुमायाँ थी। स्याह लॉन्ग कोट की जेबों में हाथ अड़से वो बेनियाज और पुरसकून अंदाज में चलता सामने की नशिस्तों में से एक पर आ बैठा। आंखों पर हल्के रंग की ऐनक थी, जो इसे देखने पर नजर की लगती थी। बाल सलीके से बने, हल्की शेफ नफासत से तरशी हुई थी।
उसने नशीद से टेक लगाकर टांग पर टांग रखते आसपास निगाह डाली। कमांडर, आप पहुंच गए? दूसरी जानिब से तुबा की आवाज सुनाई दी। जी। मैं भी रेजिडेंसी की बैग पर हूँ। यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। लगता है आज के दिन के तमाम सरगर्मियां रोक दी गई हैं। तुबा ने कहा। लेकिन हमें होशियार होशियार रहना है। क्या पता आज ही के दिन कोई खास सरगर्मी तय पाई हो। आपके अरीब की आवाज आई। तुम अपनी मुकर्रर जगह पर पहुंच गए हो? हाशिर ने सवाल किया। जी। अरीब की आवाज आई। हनैन मनान, दोनों होशियार रहना। हाशिर ने हदायत की। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ? तूबा ने धीमे लहजे में सवाल किया। जी पूछिए। हाशिर ने नरमी से सवाल किया। आप अंदर हाल में फैशन शो देखने गए हैं? तूबा ने उलझे अंदाज में सवाल किया। अरीब समेत हनैन और मनान की हंसी अचानक छूटी थी। हाशिर ने लब आपस में पेवस्त करते मुस्कुराहट रोकी। क्यों हंस रहे हैं सब? ऐसा क्या पूछ लिया है मैंने? तूबा ने तुनक कर सवाल किया। हाशिर की मुस्कुराहट गहरी हुई। नंबर 1, मुझे शक है शेर और जीएफएसएआर के दीगर अफराद के बीच मामला ठीक नहीं है। मैं इसका टच लेना चाहता हूँ। दूसरा, किसी इमरजेंसी की सूरत में आप लोगों के पास जल्दी पहुंचने के लिए मेरा आसपास रहना ज़रूरी है। यहाँ आकर बैठने का मकसद ये है कि यहाँ तकरीब के अंदर मौजूद रहने से मैं किसी की नज़र में फ़ौरन नहीं आऊँगा। हाशिर ने मखसूस धीमे लहजे में कहते सामने रखे ग्लास को उठाकर लबों से लगाया। दूसरी जानिब खामोशी छा गई थी। क्या सोच रही हो तूबा? क्या तुम्हारी तसल्ली हो गई? अरीब की आवाज़ आई। हाशिर ने तासुरात तब्दील हुए। इसकी तवज्जो दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ की मुंतज़िर थी। तारे देख रही हूँ, तूबा ने बेनियाज़ी से कहा। हाशिर ने बेख्तियार गहरी सांस अंदर लेते आसपास निगाह दौड़ाई। तारे पसंद है तुम्हें? फिर अरीब की आवाज़ आई। किसको पसंद नहीं होते? तूबा ने जैसे खफा होकर सवाल किया। वो तो होते हैं, लेकिन मुझे लगा तुम सिर्फ जामनी बाल। ठंडे लतीफ़े छोड़कर काम पर ध्यान दो। तूबा ने उसे फ़ौरन छिड़क दिया। हाशिर खामोशी से थोड़ी पर मुट्ठी जमाए बैठा था। आप क्या सोच रहे हैं कमांडर? तूबा की आवाज़ आई। कुछ नहीं, हाशिर ने नरमी से जवाब दिया। कुछ पल दूसरी जानिब गहरी खामोशी रही। मैं सोच रही हूँ मरने के बाद मैं सितारों के पार से दुनिया देखूंगी और मेरी पहली नज़र आप पर पड़ेगी। हाशिर कई पल तक सांस रोके रहा कि कहीं धड़कन की बढ़ी हुई रफ्तार को दूसरी जानिब न सुन लिया जाए। हाशिर के चेहरे पर तासुरात जम से गए थे, आंखों में सुर्खी सी उतरी। हाशिर वाक़तन अंदर तक साक़ित रह गया। जुमला मुसलसल उसकी समाअत में गूंजता रहा। इन सब के बीच गहरी खामोशी उतर आई थी। गाज़ी एक हाथ पैंट की जेब में डाले दूसरे हाथ से जूस का कैन थामे रेजिडेंसी के अगवे हिस्से की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा था। अंधेरा फैलते ही यहाँ नीम रोशनी सी छाई हुई थी। दरख्तों की आड़ से होता वो कुछ फासले पर जाकर अचानक ही ठहर गया। उसे एक साया सा दिखाई दिया था। वो वहीं खड़ा रहा। सामने रास्ता साफ सुथरा था। अंधेरा भी ज्यादा था, लेकिन वो एक होला खड़ा महसूस कर सकता था। दफतन उसके कान पर लगे आले में बीप हुई। उसने राब्ता बहाल किया, लेकिन कुछ न बोला। तुम वहां क्या कर रहे हो? शेर की सर्द आवाज उसे अंदर तक उतरती महसूस हुई। तमाशा देखने आया हूँ, उसने सरगोशीनुमा लहजे में जवाब दिया। तमाशा देखने तो गए हो, खुद तमाशा मत बन जाना, शेर ने कदरे तल्ख लहजे में कहा था। बन गया तो? गाजी को जाने क्या सूझी थी। आवाज हनूज कदरे कम थी। तो फिर तुम्हारा बाद में जो तमाशा मैं बनाऊंगा ना, उसके बाद सारी जिंदगी तमाशा देखने की ख्वाहिश नहीं करोगे, शेर ने उससे सख्ती से छिड़का। आई लव यू, खासी ने जवाबन धीमे लहजे में कहा। दूसरी जानिब लम्हाती खामोशी छा गई और फिर फोन बंद कर दिया गया। इवेंट हॉल भर चुका था। इवेंट शुरू होने में फ़कत चंद लम्हे बाकी थे जब अचानक ही उसके बराबर में कोई आकर बैठा। उसने देखने या जानने की कोशिश नहीं की, यूं ही सामने देखता रहा। लेकिन उसने उसके नथनों से एक तेज खुशबू टकराई थी। इतने अनजान बनकर तो यूं बैठे हो जैसे तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा। हिज़्ज़त संजीदगी से बोली तो उसने गर्दन घुमाकर एक सरसरी निगाह इस पर डाली। गहरी नीली रंग की घुटनों से जरा ऊंची मैक्सी, जिसका गला और आस्तीन नदारद थे। गले में सुनहरे मोतियों का चोकर था। चेहरे पर मेकअप एक अलग अंदाज से किया गया था। आंखों में बहुत ज्यादा बाहर की जानिब खींचा गया लाइनर और गहरे रंग के शेड्स थे। उसने निगाहें फेर ली। कैसी लग रही हूं मैं? हेजल ने सवाल किया। हमेशा जैसे लगती हूँ। उसको अपना अंदाज बदलने पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। जन्नत के लिए आए हो ना? हेजल ने तंजी अंदाज में सवाल किया। हाशिर एक पल को खामोश रहो। अगर कहूँ कि तुम्हारे लिए आया हूं तो यकीन करोगी? उसने नशीद की पुर्श से टेक लगाते हुए कहा। तभी मौसीकी की धुन बदली और आसपास तालियों का शोर गूंज उठा। उसने अपनी निगाहें रैंप पर जमा दी। नहीं, तो मेरे लिए कभी नहीं आ सकते,
हेज़ल ने तल्ख़ी से कहा। हाशिर धीरे से हँसा, यूँ कि उसके चेहरे पर हेज़ल की नज़र न पड़े। वो अपनी हँसी बदल नहीं सकता था। उसकी मुस्कुराहट और उसकी हँसी, वो पहलू था, जो उसका एक दूसरा इंसान होने का राज़ फ़ाश कर दिया करता था। तो फिर इसीलिए आया हूँगा, उसने कहते हुए एक जानिब निगाह दौड़ाई तो निगाह जम सी गई। 2 आँखें थीं, जो बेयकीनी से उसकी जानिब देख रही थीं। तासुरात में तूफ़ान सा बरपा था। हाशिर ने बेइख्तियार नज़रें चुराई थीं। दिल धड़क उठा था, उसे लगा उसकी चोरी पकड़ी गई। मैं उससे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं उससे नहीं मिल सकी, हेज़ल ने कहा। क्यों? हाशिर ने बमुश्किल अंदाज़ काबू रखा। लेकिन मैंने उसे देखा है, हेज़ल का लहज़ा एकदम सलग उठा। क्या तुम उससे जेलस हो? हाशिर की निगाह फिर ऊपरी मंजिल पर रेलिंग के एक नीम तारीक कोने में खड़ी लड़की पर गई। सब्ज़ आँखों वाली वो लड़की उसकी जानिब देख रही थी और वो जानता था, वो जान गई है। मैं हेज़ल हूँ, हेज़ल गोल्डन, जिसे अपने मुलाज़िम की एक बेवकूफ़, डरपोक और साँस रोक लेने की हद तक हसीन थी। उसने फिर ऊपर देखा। एक्सक्यूज़ मी कमांडर? दूसरी जानिब से तूबा की बेयकीन और हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी। वो बेख्तियार सर झुकाकर मुस्कुरा दिया। इतना मुस्कुराया कि उसके दाँत वाज़े हुए और धड़कन की रफ़्तार बेहद बढ़ी। उसकी आँखों में अजीब-सी चमक उतरी थी। उसने खुदा का बेख्तियार शुक्र अदा किया था कि वो इस वक़्त सामने नहीं थी। उसने सर ऊपर उठाते मुस्कुराहट को छुपाकर एक निगाह हेज़ल पर डाली। उसने जवाब नहीं दिया था। वो खामोशी से उसकी जानिब देख रही थी। तोबा तुम्हें सांस आ रही है? अरीब ने शरारती अंदाज में पूछा था। तुम्हें सुकून आ गया है? तोबा का जला कटा अंदाज सुनकर अरीब समेत हनैन और मनान भी हंस दिए थे। हाशिर ने दोबारा ऊपर नहीं देखा, लेकिन वो जानता था। वो वजूद वहीं खड़ा उसे देख रहा था। जन्नत जो इस तारीख कोने में खड़ी इवेंट हॉल का मुआयना कर रही थी, जानती थी कि नीचे बैठा वो शख्स जो इस पर निगाहें जमाए हुए था, इस तारीकी में भी उसे देख सकता था। कौन था? शदीद हैरत और उलझन में घिरी वो पलटी और सामने बतौर ड्रेसिंग रूम मुकर्रर करदा कमरे में दाखिल हुई। वो अपना फ़ोन उठाकर एक नंबर डायल किया। राब्ता बहाल होने की उम्मीद 1% से भी कम थी, लेकिन वो फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। दूसरी जानिब से फ़ोन उठा लिया गया। शेरम, उसने उसे पुकारा। जन्नत, शेर की नरम आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो? उसने उलझन-अमेज़ अंदाज में सवाल किया। मुझे कहाँ होना चाहिए? शेर ने ज़रा रुक कर जवाबन सवाल किया। तुम यहाँ नहीं हो। जन्नत ने कुछ पल के तवक़्क़ुफ़ से कहा, आवाज़ धीमी थी। हुक्म करोगी तो सर के बल चलता आऊँगा। मुस्कुराते लहजे शेर ने उसके मिज़ाज का बोझलपन पल भर में ज़ायल किया था। मेरे हुक्म पर आने की ज़रूरत नहीं, वो कुछ ख़फ़गी से बोली, लेकिन मतलब मुस्कुरा रहे थे। उसने वो वजह भी फ़रामोश कर दी, जिसके लिए उसने फ़ोन किया था। दिल की भी यही ख़्वाहिश है। शेर ने मज़ीद कहा। जन्नत की मुस्कुराहट गहरी हो गई। कोई है जो यहाँ तुम्हारा रूप लिए बैठा है। जन्नत ने संजीदगी से कहा। दूसरी जानिब शेर के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरा। क्या पता मैं ही हूँ? तुम नहीं हो, तुम्हारा भाई है वो। जन्नत ने कहा। तुम्हें कैसे पता? शेर का लहजा बदला हुआ था। तुम्हारी आंखें कभी वैसी हुआ करती थी जैसी उसकी हैं। तुमने रूस में रहते हुए अपनी आंखों की साख्त बदली है। उसकी वैसी ही हैं जैसे 15 साल पहले तुम्हारी थी। बड़ी और गोलाई में गहरापन लिए हुए। और तुमने रूसियों जैसी लंबाई में करवाई हैं। हेज़ल उसके बराबर में उसे शेर समझकर बैठी हुई है। आखिरी जुमले पर जन्नत ने जैसे लुत्फ़ उठाया हो। बहुत चालाक हो तुम छोटी चुड़ैल। शेर बेख्तियार हंस दिया। और एक बात, जन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? शेर ने सवालिया अंदाज अपनाया। वो मुझे वैसे नहीं देख रहा था जैसे तुम देखते हो। जन्नत का लहजा धीमा हुआ। मैं कैसे देखता हूँ? शेर एक पल के लिए हैरान रह गया। जैसे जन्नत को जैसे समझ नहीं आया कि कैसे बयान करे। जैसे शेर जानने को बेताब था, जैसे कि कोई अपनी जन्नत देखता है। शेर बेख्तियार मुस्कुराया। हाँ, मैं अपनी जन्नत ही देखता हूँ। उसकी आवाज़ और लहजे की तब्दीली ने जन्नत का दिल धड़कने पर मजबूर किया। उसके चेहरे पर सुर्खी उतरी। डिज़लविच, शेर मोहब्बत भरे गंभीर लहजे में कहता राब्ता मनक़ता कर गया। जन्नत कॉल रिकॉर्ड ख़त्म करती वहीं बैठ गई। चेहरे पर मुस्कुराहट उतरी हुई थी। यहाँ तो मौत की सी खामोशी है। लगता है कि किसी कब्रिस्तान में खड़े हैं। अरीब की बड़बड़ाहट पर तोबा ने कोई जवाब न दिया। मैं जिस गेट के सामने खड़ी हूँ, उसके अंदर से मुझे ज़रा सी रोशनी दिखाई दे रही है। तोबा ने आहिस्तगी से कहा।
हाशिर अपनी जगह से उठकर सर झुकाए एक जानिब बढ़ने लगा। छुप जाए, आसपास कोई दरख्त है तो, हाशिर ने हुक्म दिया। ठीक है। तुबा कहती हुई कुछ कदम पीछे हटी और दरख्त की आड़ में हो गई। हाशिर अभी राहदारी के सामने ही था। मौसीकी की धुन यहाँ कम थी। कहाँ जा रहे हो? हेसल ने उसे पुकारा तो वो ठहर गया लेकिन पलटा नहीं। तुम्हारी आदत नहीं जाएगी ना यूं चोरों की तरह महफिलों में आने जाने की। वो इसके करीब खड़ी होती मुस्कुराती नजरों से उसे देखती रही। तुम भी नहीं बदलोगी, ना तुम्हारी आदत जाएगी यूं हर जगह मेरा ताक्कुब करने की। तुम करने कहाँ देते हो ताक्कुब, हमेशा बचकर निकल जाते हो। हेज़ल ने दोनों हाथ उसकी गर्दन में हमायल किए। इससे कबल वो मज़ीद करीब आती, वो एकदम बदक कर खुद को छुड़ाता पीछे हुआ था। हेज़ल के इस अचानक अमल पर वो वाक़ईतन बौखलाहट का शिकार हुआ था। तुम्हारा परफ्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूर रहो मुझसे। नापसंदीदगी से कहते अपना कॉलर दुरुस्त किया और एक कदम पीछे हटा। लेकिन हेज़ल खामोशी से उसे देखती रही। तुम्हें स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं पसंद? हेज़ल ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। हाशिर ने एक नागवार निगाह इस पर डाली और कुछ कहे बगैर आगे बढ़ गया। हेज़ल गर्दन घुमाए मुस्कुराते हुए इससे जाते देखती रही। यहाँ तक कि वो निगाहों से ओझल हो गया। हेज़ल सर झटकती पलट गई। कमांडर, बोले मिस तूबा। हाशिर हाल से दूर जाते हुए कह रहा था। आप ठीक हैं? तूबा का लहजा मुहतात पर संजीदा था। मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। हेज़ल, लेट हर गो। हाशिर ने नापसंदीदगी से कहा। वो हेज़ल के अमल से बेहद बुरी तरह चिढ़ सा गया था। उसे अपनी नस्वानियत का यूं इस्तेमाल करती लड़कियां कभी पसंद नहीं रही थी। उसने बेख्तियार गर्दन और होंठों को रगड़ते खुद को कंपोज किया। हाशिर ने नापसंदीदगी से कहा। वो हेज़ल के अमल से बेहद बुरी तरह चिढ़ गया। उसे अपनी नस्वानियत का यूं इस्तेमाल करती लड़कियां कभी पसंद नहीं रही थी। उसने बेख्तियार गर्दन और होंठों को रगड़ते खुद को कंपोज किया। हेज़ल इवेंट हॉल में दाखिल हुई और फ़ोन पर एक नंबर डायल किया। रिचल, एग्जिट कॉरिडोर की सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के बाद रिकॉर्ड क्लियर करवा दो। श्योर मैम, दूसरी तरफ से ताबेदारी से कहा गया। हेज़ल ने मजीद कुछ कहे बगैर फ़ोन बंद किया और दोबारा अपनी जगह पर आ बैठी। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट थी। हाशिर एक कदरे खामोश कोने में बैठा गोद में लैपटॉप लिए तेजी से बटन प्रेस कर रहा था। करीबी अरीब खड़ा बगौर स्क्रीन को देखता रहा। दफतन स्क्रीन पर क्लिप चलने लगी। ये राहदारी वाली वही क्लिप थी जिसमें हेज़ल और हाशिर साथ थे। अरीब बेख्तियार झुका। हाशिर ने गर्दन घुमाकर अरीब को घूरा। अरीब फौरन सीधा हुआ। ये क्या है? अरीब ने निगाहें स्क्रीन पर ही रखी। वो खुद को पूछने से रोक ना सका। उसने अचानक ये करने की कोशिश की तो मेरा फोकस एक सेकंड के लिए आउट हुआ। मैं सीसीटीवी की रेंज में अपना चेहरा ले आया था। उसने जाने क्यों वजाहत दी थी। तुबा की जानिब एकदम खामोशी छाई हुई थी। अरीब ने दोबारा उसे नहीं चिढ़ाया, फ़कत हाशिर के बुलाने पर उसके पास चला आया था। उनके बीच मैंने कैसी खामोशी उतरी हुई थी। आई कैन सी सम सिग्नल्स। हनान, कैन यू प्लीज़ कन्फर्म? हाशिर ने सुनते ही फ़ौरन एक बटन प्रेस करके लैपटॉप अरीब को पकड़ाया। गेट रेडी गाइस। हाशिर ने तहकम से कहते अरीब को जाने का इशारा किया था।